सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, पतंग और पतंग का नाम आते ही हर किसी बालक के अंदर एक अलग ही उमंग और उल्लास का भाव जागृत हो जाता है। और आपने देखा होगा जब पतंग उड़ाते हैं लोग बाग, ये काटा, ये ढील दे, वो कर, इस चक्कर में वो यही भूल जाते हैं कि उनकी छत की दीवार खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। और कई बार तो हम सुन भी लेते हैं, कई घटनाएं हो गई कि छत से बालक पतंग उड़ाते हुए गिर गया, और इस प्रकार की घटनाएं निरंतर हम सुन भी लेते हैं। लेकिन कारण क्या है, बालक को ध्यान क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसकी उमंगे उल्लास सीधा आसमान की तरफ वो देखता है। तो कुल मिलाकर ये जो पाठ है बड़ा ही रोचक और आनंददायक पाठ है, और इसमें बाल सुलभ चेष्टा का बहुत ही सुंदर वर्णन चित्रण इसमें किया गया है कि पतंग, बहुत ही गजब शीर्षक। आलोक धनवा जो कि इस पाठ के कवि है, उन्होंने इसका शीर्षक रखा है पतंग। तो पतंग शीर्षक, जैसा शीर्षक है वैसा ही भाव इसमें निकलेगा, लेकिन भाव के साथ साथ बालक की जो चेष्टाएं हैं, उमंग है, उल्लास है, उसका वर्णन आप जब पढ़ोगे तो आपको भी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे हम भी पाठ पढ़ते हुए जैसे पतंग उड़ा रहे हैं। तो पाठ पढ़े उसके पूर्व इस पाठ के कवि जो आलोक धनवा इस पाठ के कवि है, उनके जीवन के संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। आलोक धनवा हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल के जो कवि है उनमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1948 ईस्वी और मुंगेर में, जो कि बिहार में स्थित है, में हुआ। और इनकी जो पहली रचना है, उस पहली रचना का नाम है जनता का आदमी। इसके अलावा भी उन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिनमें भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और इस प्रकार की और भी कोई रचनाएं लिखी है। तो इसके अलावा इनकी रचनाओं पर इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए, सम्मान भी प्राप्त हुए। और उन सम्मानों में अगर बात की जाए तो राहुल सम्मान, बिहार की राष्ट्रभाषा का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, वो साहित्य सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। और आज भी आलोक धनवा को जो कोई भी विश्वविद्यालय या सांस्कृतिक सामाजिक जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें सब इनको सम्मान से आमंत्रित किया जाता है। तो ऐसे आलोक धनवा ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। और देखिए किस प्रकार उन्होंने पाठ को प्रारंभ किया है, वह भी एक देखने और एक आकर्षक तरीके से उन्होंने पाठ प्रारंभ किया है कि सबसे तेज बौछारें गई। सबसे तेज बौछारें कब आती है? श्रावण मास में। सबसे तेज बौछारें आती है श्रावण मास में। तो श्रावण मास भी गया, और इसके बाद में भादो गया। श्रावण के बाद हिंदी महीना आता है भाद्रपद, तो भाद्रपद भी गया, ये बरसात के महीने दो। इसके बाद में जो सवेरा हुआ, अर्थात कौन सी ऋतु आती है फिर? शरद ऋतु। और इसके बाद में जो सवेरा हुआ, आंखों की, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, अर्थात जो सवेरा था बड़ा ही सुरम्य, लालिमा युक्त, जिसे बोलते हैं ना उदय सविता ताम्रम ताम्रमेव अस्ति, अर्थात सूर्य ताम्र रंग का उदय होता है और ताम्र रंग का अस्त हो जाता है। और शरद ऋतु में जो चंद्र सूर्य की किरणें पड़ती है, बहुत ही आकर्षक लालिमा युक्त होती है। ऐसे लगता है जैसे कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दिखाई दे रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, और इस प्रकार शरद ऋतु पुलों को पार करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, जैसे आ रहा है। और यहाँ पर उन्होंने शरद ऋतु की शोभा का भी वर्णन किया है। और इस प्रकार शरद ऋतु अपने आप, शरद ऋतु का मतलब न तो अत्यधिक सर्दी और न अत्यधिक गर्मी, और अलग ही उल्लास और उमंग उस ऋतु में अपने आप ही बालकों के अंदर, बड़े के अंदर, बुजुर्गों के अंदर अपने आप ही आ जाता है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज दौड़ाते हुए, अब उसको किसका उपमान दिया कि अपनी चमकीली, विभिन्न बिंबों के माध्यम से बताया उसको कि शरद ऋतु किस प्रकार, जैसे अपनी चमकीली साइकिल को तेज दौड़ाते हुए आ रहा है। चमकीली साइकिल, अब इसको सीधे आप अर्थों में ले लीजिए कि जैसे कई बार बालक होते हैं ना, दूसरे बालकों को घर से निकालने के लिए आ जाते हैं साइकिल पे दौड़ते हुए, चलो खेलने चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं, और धीरे धीरे
और लड़के जो है बच्चे सब उनकी आवाज सुन सुन करके अपने आप मैदान की ओर खींचे चले आते हैं। कईयों के तो घर पे उनके अभिभावक पेरेंट्स वो उनसे कहते रह जाते हैं बेटा कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, और वो तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि बच्चों से जब बच्चे मिलते हैं और उनके अनुकूल वातावरण मिलता है तो वह तुरंत जाते हुए नजर आते हैं और घंटी बजाते हुए जोर जोर से जैसे उनको बुला रहा हो। ये ऋतु का वातावरण ही ऐसा रहता है कि बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है कि आओ चलो पतंग उड़ाते हैं पतंग उड़ाते हैं। इस प्रकार का वातावरण चमकीले इशारों से बुलाते हुए और अपने चमकीले इशारों से जैसे सारे बालकों को बुला रहा हो, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो कि मौसम अनुकूल है, आइए पतंग उड़ाइए। इस प्रकार ये यहाँ पर शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। और शरद ऋतु के आगमन को किस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से, कि किस प्रकार वो पालकों को आकर्षित करता है पतंग उड़ाने के लिए। क्योंकि गर्मी में कई बार क्या होता है, गर्मी में पतंग उड़ाएंगे तो आसमान की तरफ देखेंगे तो सूरज की किरणें इतनी पड़ती है कि पतंग दिखती भी नहीं है, परेशान हो जाता है व्यक्ति, गर्मी में पतंग नहीं उड़ाता। सर्दी के बारे उसका ऐसे ही बेहाल होता है, लेकिन शरद ऋतु में अपने आप ही आनंद के साथ वो पतंग उड़ाने में मशगूल हो जाता है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और शरद ऋतु किस प्रकार लग रही है, ऐसे इशारे मान लो ऐसे इशारे कर रही हो कि आओ, चमकीले इशारे के माध्यम से उनको बुला रहे हो, आओ चलो पतंग उड़ाने चलते हैं, सब आ जाओ, घरों से बाहर आ जाओ, अपने छतों पर, बरामदे में, आंगन में, सब जगह आ जाइए, पतंग उड़ाइए, मौसम सुहावना है। और इस तरह ये शरद ऋतु बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित करता हुआ आता है। चमकीले इशारों से बात हो गई। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बना देता है, मुलायम से तात्पर्य न तो अत्यधिक सूर्य की किरणें न अत्यधिक सर्दी का प्रकोप, और इस प्रकार आसमान इतना सुरम्य दिखाई देता है कि पतंग की शोभा भी अद्भुत नजर आती है। तो आकाश को मुलायम बनाते हुए ये शरद ऋतु वहां पर पहुंचती है कि पतंग ऊपर उड़ सके, और इतना मुलायम बना देते हैं कि पतंग सहजता से ऊपर उड़ जाए। और इस मौसम में क्या है, हवा भी इसी प्रकार की चलती है, न तेज न कम, अनुकूल वातावरण के अनुसार हवा चलती है। जिस प्रकार की पतंग को वातावरण चाहिए वैसा वातावरण हवा उस समय शरद ऋतु के मौसम में अपने आप ही उपलब्ध सभी को हो जाती है, और पतंग उड़ाने में अलग ही सबको आनंद आ जाता है। दुनिया की सबसे इतना अनुकूल वातावरण बनाते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग को क्या बताया, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज बताया, क्योंकि आपने देखा पतंग रंग बिरंगी आती है, रंग बिरंगी पतंगे आती है। अब तो विभिन्न प्रकार के डिजाइन में अलग अलग आकार की कई पतंगे आपने देखी होगी। तो इस प्रकार की पतंगे आसमान में उड़ सके ऐसा वातावरण तैयार करते हैं। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और पतंग का कागज आपने देखा कभी? और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो जिसने पतंग का कागज नहीं देखा हो। पतंग का कागज सबने देखा है। अपनी पाठ्य पुस्तक के कागज या कॉपी के कागज में जो कागज इस्तेमाल होता है उसके मुकाबले पतंग का कागज काफी हल्का होता है और आसानी से वो उड़ जाता है। हल्का इसलिए कि आसानी से उड़ सके, और बात और उसमें यह तेज आंधी आ जाए तो तेज आंधी आ जाए तो वो कागज फट जाए, उड़ नहीं पाएगा। और इसलिए सर्द का जो मौसम है वो बहुत सुहावना इसके लिए रहता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और बांस की सबसे पतली कमानी, बांस की आप देखो पतंग किस प्रकार बनती है, ये इस प्रकार बांस की कमानी में पतंग लगा देते हैं, और इस प्रकार ये कागज लगा दिया और ये पतंग, और ये पतंग जो है आसमान में उड़ सके ऐसा वातावरण वो तैयार कर देते हैं कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। और ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देते हैं कि चारों तरफ सीटियां बजे, किलकारियां बजे, और यहाँ पर तितलियों अर्थात रंग बिरंगी दुनिया नजर आए। पतंगों की दुनिया कैसी होती है, रंग बिरंगी, तितलियां कैसी होती है, रंग बिरंगी। तो सारा वातावरण आपने कभी देखा होगा, पतंग उड़ाते हैं, माहौल रहता है, तो उस समय लोग छतों पर धूम धड़ाके से
पतंग उड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। कोई कहता है ये काट दो, वो काट दो, चारों तरफ आसमान में जहां देखे वहां पतंग, और चिल्लाते हैं, कोई सीटियां बजाता है, कोई किलकारियां मारता है, और जिसकी पतंग काट दे तो काटने वाले की तरफ से एकदम जोर से किलकारियां चलती है, और जिसकी पतंग कट गई वह भी निराश नहीं होता है, वह भी तुरंत दूसरी पतंग लगा करके वह भी तुरंत उड़ाने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो चारों तरफ वातावरण, अब ऐसे वातावरण में किसी बात का सुध नहीं रहता है, भोजन किया या नहीं किया, छत पे किधर खड़े हैं, खतरा है आगे, इन सब बातों से भी ध्यान हट जाता है। उसकी उमंग और उल्लास में इतना आगे बढ़ जाता है कि पतंग उड़ाने में ही उसका ध्यान रहता है। और ध्यान क्या रहता है, पतंग उड़ाने वाले का ध्यान क्या रहता है पता है वो, कि पतंग उड़ाने वाले का ध्यान सीधा आसमान में रहता है। उसको पता नहीं रहता नीचे कहां पर खड़ा हूं, क्या कैसा वातावरण है। वो ऐसा लगता है जैसे वह भी पतंग के साथ साथ उड़ रहा है, मैं वहां पर हूं। वो पूछता है कहां पर हूं, मैं वहां पर हूं, और उधर से वो उसको हराना है। उनका कौन उड़ा रहा है उससे मतलब नहीं, टारगेट रहता है पतंग, और सबकी निगाहें पतंग पर ही रहती है। तो यहां तक कि जो पतंग नहीं उड़ा रहे वह भी नीचे कटने के बाद में जब जाती है तो उनकी निगाहें भी पतंग की ओर रहती है। सारा वातावरण पतंग के अनुकूल हो जाता है, और सारा जो उत्साह है बालकों के अंदर वो देखने योग्य बनता है। तो ये क्या है, शरद ऋतु, ये सभी बालकों को पतंग उड़ाने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जैसे बुला रहा हो, आओ पतंग उड़ाओ, सीटियां बजा करके, साइकिल को, ये कई प्रकार के उपमान उनको दिए हैं कि उनको सबको इस तरीके से प्रेरित करते हुए पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो शरद ऋतु का वातावरण ही कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर और भी आगे बहुत अच्छा पाठ है, ये इसका पहला भाग है, दूसरा भाग भी हम पढ़ेंगे, तो उसको पढ़े और उसकी सूचना आपको समय पर मिल जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर वो भाग भी प्राप्त हो सके। अब यहां तक बात हो गई इसकी व्याख्या की। व्याख्या के बाद में इसके जो प्रश्न है वो कहां पर मिलेंगे, आपको पता होगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां जाकर आप उनको हल कर सकते हैं। और भी कोई सूचना टेस्ट संबंधी या अन्य कोई सूचनाएं निरंतर आपको मिल जाए, इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ जाए तो एक कमी जरूर देखता हूं आपके अंदर कि देख लेते हो लेकिन उसको लाइक नहीं करते, तो लाइक भी किया करो। अब बताते हैं आपको सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार करनी है हमको। तो सप्रसंग व्याख्या का तरीका भी देख लेते हैं। तो इधर की तरफ हम इस सप्रसंग व्याख्या को समझा देते हैं। ठीक है, अब देखिए सप्रसंग व्याख्या, इसको पतंग बनाई थी, इसको मिटा दिया, अब सप्रसंग व्याख्या देखिए। तो यहां से, क्योंकि नीचे सप्रसंग व्याख्या इधर लिख देता हूं मैं, कि पहले हमको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग, और आपको पता है कि एक तो प्रस्तुत पद्यांश ही लिखना है, ये नहीं ये पद्यांश, वो पद्यांश, ऊपर वाला पद्यांश, नीचे वाला पद्यांश, ये नहीं करना। आपको जो पेपर में प्रस्तुत किया गया उस प्रस्तुत ही लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, इसके बाद में पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, आरोह भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक कालीन कवि, आधुनिक कालीन कवि, आधुनिक कालीन कवि, कवि का नाम लिखेंगे आलोक धनवा। आलोक धनवा जब भी लिखेंगे एक उद्धरण चिन्ह में हमको बंद करना पड़ेगा, इसको भी बंद करना पड़ेगा, पाठ्य पुस्तक का नाम और भी कोई विशेष बात है तो उनको भी इस प्रकार बंद करना है। द्वारा रचित, अब कविता का नाम क्या है, पतंग शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, यहां तक का काम हो गया। अब इसमें
इसमें कवि ने बाल सुलभ शरद ऋतु के सौंदर्य के साथ साथ बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। ये तो हो गया इसका प्रसंग। प्रसंग के बाद में व्याख्या भी मैंने बताई थी विस्तार से, उस प्रकार से व्याख्या कर देनी है। व्याख्या के बाद आता है विशेष। विशेष में आपको पता है कौन सी रचना है, ये आधुनिक कालीन। तो भाषा कौन सी हो गई, खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, ठीक है। दूसरा विशेष हम लिखेंगे छंद मुक्त रचना, क्योंकि इनमें कोई छंद नहीं है। अनुप्रास और वह उपमा अलंकार का प्रयोग। एक लिख देंगे हम बिंबात्मक शैली, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बिंबों का प्रयोग लिया है इसमें, बिंबात्मक शैली का प्रयोग। तो ये विशेष हम लिख देंगे। और इस प्रकार ये जो हमारा आज का भाग है, ये इसके अंतर्गत हमारा पूर्ण होता है। अगले भाग में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।